हाय, दिस इज़ रीशू एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज़। और आज हमारा है डे 7। अच्छा, डे 7 ये आज हमारा डे 8 है। ओके, ये मैंने चेंज नहीं किया है। डे 8 जहाँ हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस लाइट चैप्टर के प्रीवियस से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस PYQs हैं लाइट चैप्टर के, जो जितने भी टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं लाइट चैप्टर के, वो सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं यहाँ पे, प्लस कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड ऑन भी किए हैं इसमें। ठीक है, तो टोटल कल हमने 19 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज भी हम 19 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि टोटल 38 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो 19 हमने कल कर लिए थे, 19 हम आज कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता ही है, ये जो सीरीज़ है सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे CTET हो, KVS, NVS, DSSS, CTET तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है टीचिंग एग्जाम्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो वहाँ भी ये जो वीडियोस हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम है, और नॉट ओनली टीचिंग एग्ज़ाम्स, इवन जहाँ भी साइंस पूछी जाती है उन सभी बच्चों के लिए ये जो लेक्चर्स हैं, जो क्लासेस हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। ओके, तो आज हमारा डे 8 है इसमें। ठीक है, मैंने यहाँ चेंज नहीं किया। ठीक है, डे 8 है, तो आज हम नेक्स्ट 19 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। एक बच्चे ने रिक्वेस्ट की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिए, तो देखते हैं वो वाला चैप्टर कर लेंगे। ठीक है, और उसके अलावा CTET की अगर मैं बात करूं तो CTET में डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक लिया है, विद क्वेश्चन कर लेंगे जितने भी प्रीवियस आए होंगे CTET में उसके उस टॉपिक के, वो सारे भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वो अलग सीरीज़ होगी, ये अलग सीरीज़ चल रही है हमारी, वो CTET के लिए अलग डिफरेंट सीरीज़ स्टार्ट करूँगी। ठीक है, और वीडियोज़ आपको पता ही है, वीक में 3 दिन आपको मिलती है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और ये जो वीडियोस हैं, ये जो नोट्स हैं, नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल RB कौशल एकेडमी पे। तो नोट्स के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये नोट्स मिलेंगे, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना। ओके, चलिए वीडियो, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। लाइक नहीं भी करना हो तो ना करें, बट शेयर जरूर करें। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिए थे सारे, 19 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और इन डिटेल ही डिस्कस किए सारे क्वेश्चन हमने। ठीक है, और इस चैप्टर के सारे जो नोट्स हैं, ये चैप्टर जो है लाइट चैप्टर 4 डेज़ में हमने कंप्लीट किया है इसको। तो वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर कंसीडर करें, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। पहले वो वीडियोस देखें, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर देखिए आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। चलिए, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कल 18 क्वेश्चन किए थे हमने। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 18 कर लिया था ना, यस कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए, क्वेश्चन इज सेइंग द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज, वो पूछ रहा है कि कनकेव लेंस है, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो उसकी हमें पावर बताना है, उसकी पूछ रहा है कि उसकी पावर कितनी होगी। ठीक है, उस लेंस की पावर क्या है। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर क्या है, पावर इज एक्चुअली पावर ऑफ अ लेंस इज इनवर्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ। जो पावर है ना लेंस की, दैट इज इनवर्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ विच इज़ मेजर्ड इन मीटर्स। ठीक है, विच इज़ मेजर्ड इन मीटर्स। तो ये जो सेंटीमीटर में वैल्यू दी गई है फोकल लेंथ की, इसको पहले हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए करते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखनी है आपको, जो कनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ जो होगी इट इज़ ऑलवेज इन नेगेटिव, और अगर कन्वेक्स लेंस होगा तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव में होगी, और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव में होगी। क्यों होगी, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, जब रेज जो है, ये बता देती हूँ थोड़ा सा, जब रेज जो है इस साइड को मीट करेंगी यहाँ पे, तो वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव में आएगी। बट अगर रेज जो है बैक साइड में मीट कर रही हैं तो ये जो फोकल लेंथ है ये नेगेटिव में मेजर करेंगे। ठीक है, और अगर वैसे आपको देखना हो तो जो कनकेव लेंस होता है ना, ये कनकेव लेंस इस तरह से आप याद रख सकते हैं, बट ये तो रटने वाली चीज़ होगी, आप समझ के कीजिए। कनकेव लेंस यहाँ दोनों नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव में निकालेंगे फोकल लेंथ, बट ये रट्टा नहीं मारना है आपको। क्यों मेज़र करते हैं, जो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है
जो रेज हैं यहाँ इस साइड को मीट करती हैं, इस साइड की वैल्यू, इस साइड अगर फोकल लेंथ मेज़र करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, और अगर बैक साइड में करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो कनकेव लेंस में क्या होता है, इस तरह से रेज आती हैं और डाइवर्ट हो जाती है, इसी तरह पीछे को डाइवर्ज हो जाती है ना, तो दैट्स वाई इट इज़ मेजर्ड इन नेगेटिव। फोकल लेंथ जो है कनकेव लेंस की ऑलवेज नेगेटिव होती है, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहले हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 तो 10 सेंटीमीटर ना, तो 10 को हम डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है। 10 को हम 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, सेंटीमीटर टू मीटर कर रहे हैं। अगर मीटर टू सेंटीमीटर कर रहे होते तो मल्टीप्लाई करते 100 से, ठीक है। पर यहाँ हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है। तो क्या आ गया वैल्यू, 1/10, जैसे लिखेंगे 0.1 मीटर। तो ये क्या आ गई हमारी, ये आ गया हमारा फोकल लेंथ, ठीक है। ये क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आ गई हमारी 0.1 मीटर्स में, ठीक है। अब हमें वैल्यू पुट करनी है पावर में, P इज इक्वल टू 1/f, 1/f, f की वैल्यू कितनी निकाली, 0.1। चलो सॉल्व कर लो अब इसको, कैसे भी कर सकते हो, इस तरह से कर लीजिए आप। वैल्यू हमेशा नेगेटिव में ही रखनी है आपको। फिर 1 पॉइंट हटा के ऊपर 10 लगा दिया, तो ये क्या आ गया, 10 डायोप्टर, और ये नेगेटिव में आएगी क्योंकि कनकेव लेंस की पूछी है, कन्वेक्स की पूछी होती तो हम पॉजिटिव रखते, ठीक है। -10 डायोप्टर, डायोप्टर जो है लेंस के यूनिट्स होते हैं, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगर ये चीज़ें समझ नहीं आई तो इसके लिए पहले आप जो मैंने क्वेश्चन जहाँ पे मैंने डिटेल में समझाए हैं ना, हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, तो वो जो वीडियोस हैं वो भी आप ज़रूर देखें, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। नहीं तो अदरवाइज़ आपको क्वेश्चन जो है ना काफ़ी थोड़े से डिफ़िकल्ट फील होंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 इज़ व्हेन ऑल द पैरेलल रेज reflected from a rough or irregular surface are not parallel, the reflection is known as, कि अगर कोई irregular surface है, smooth surface नहीं है, rough surface है, तो वहाँ जो parallel rays इस तरह से आ रही हैं, incident ray आ रही हैं, तो ये जो है ना parallel नहीं जाएंगी, ठीक है, कहीं भी इधर उधर जाएंगी, it is not parallel। स्मूथ सरफेस में तो क्या होता है, इस तरह से रेज आती हैं, इस तरह से पैरेलली रिफ्लेक्ट करती हैं, बट इन केस ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऐसा नहीं होता। तो इसने पूछा है कि कौन सी रिफ्लेक्शन में ऐसा हो रहा है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और उसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इरेगुलर और डिफ्यूज बोथ आर सेम, ठीक है। इरेगुलर का दूसरा नाम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, इनमें से कौन सा है जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था कौन प्रोड्यूस करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, कैलेडोस्कोप में, ठीक है। कैलेडोस्कोप इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पे 2 मिरर्स लगे होते हैं, डिफरेंट एंगल्स पे लगे होते हैं। इस तरह यहाँ से सनरेज, यहाँ से लाइट पास होती है, लाइट रेज आती हैं और वो आपस में इस तरह इंसिडेंट रे आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, और इस तरह से हम यहाँ से देखेंगे तो हमें ब्यूटीफुल सा पैटर्न नज़र आएगा अंदर इसके, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, कैलेडोस्कोप, ओके। और कैलेडोस्कोप में अगर एक और क्वेश्चन भी बनता है कि ये जो मिरर हैं अगर 40 डिग्री पे प्लेस हैं आपस में, या 50 डिग्री पे हमने मिरर्स को रखा है, या 60 डिग्री में रखा है, तो कितनी इमेजेस, नंबर ऑफ़ इमेजेस कितनी बनेगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, कैसे फाइंड आउट करोगे कि नंबर ऑफ़ इमेजेस कितनी है, ये क्वेश्चन भी ज़रूर आता है। ये फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ़ इमेजेस, इसके लिए फॉर्मूला है 360 डिग्री अपॉन एंगल बिटवीन द मिरर्स, एंगल बिटवीन द मिरर्स। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो अगर वैल्यू आएगी इवन, ठीक है, तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे 1 से, और अगर वैल्यू आती है ओड तो आपने माइनस प्लस कुछ नहीं करना, एज इट इज़ उस वैल्यू को रख दोगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, 360 एंगल बिटवीन द मिरर्स कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब इसको कट करो 36, तो कितनी नंबर ऑफ़ इमेजेस बनी, 6 क्या है, ओड है या इवन है, 6 इज़ इवन नंबर। तो अगर इवन नंबर जब भी आएगा तो उसको माइनस करेंगे 1 से,
तो इमेज फॉर्मेशन कितनी नंबर ऑफ़ इमेजेस बनेंगी 5। इस तरह से आपको करना है। अगर 6 की जगह 7 आया होता तो आपको माइनस नहीं करना था, फिर एज इट इज़ ही आपका आंसर होता। बट जो वैल्यू है वो इवन नंबर है तो इसको हम माइनस करेंगे 1 से, और माइनस क्यों कर रहे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो कितना आ गई 5, तो नंबर ऑफ़ इमेजेस 5 फॉर्म होंगी। इट डिपेंड्स कि कितनी इमेजेस फॉर्म हो रही है, इट डिपेंड्स कि दोनों जो मिरर प्लेस है, एक यहाँ मिरर प्लेस है और यहाँ मिरर प्लेस है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, इट डिपेंड्स, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, what is the angle of incidence of a ray if the reflected ray is at an angle of 90 degree to the incident ray? Question is asking कि एक मिनट, क्वेश्चन इज आस्किंग कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे जो बन रही है ना इस तरह से, ये देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये रिफ्लेक्ट होके वापस चलेगी। तो वो कह रहा है जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, किससे रिलेट कर रहा है वो, इंसिडेंट रे के। इंसिडेंट रे से वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है पूरा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्टेड है वो कितना होगा 45, क्योंकि टोटल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, यहाँ से इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड उन्होंने पूरा कहा है, उसने नॉर्मल को लेके नहीं कहा है, उसने विद रिस्पेक्ट टू कहा है इंसिडेंट रे के। इंसिडेंट रे के और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वो पूछ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 45, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और आपको पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा एक लॉ था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 लॉ पढ़े थे ना आपने। एक पढ़ा था कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, ये फर्स्ट था लॉ। सेकंड लॉ आपने पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसने पूछा व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 45 डिग्री। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में रीड कर लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। बाकी मैं समझा तो हिंदी में रही हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए हिंदी मीडियम वालों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 इज फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस। देखिए अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर ऑफ इमेजेस वाला। फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 प्लेन मिरर्स व्हेन एंगल बिटवीन दैम इज 70 डिग्री। उसने पूछा है 2 मिरर, ये जो कैलिडोस्कोप है इसमें 2 मिरर्स प्लेस किए हैं, तो उनको 70 डिग्री के एंगल में प्लेस किया है। मान लीजिए इस तरह से 70 डिग्री के एंगल में प्लेस किया है, तो वो पूछ रहा है कि इनके बीच में, यहाँ से ऑब्जर्व करता है ऑब्जर्वर, इनके बीच में 70 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी। चलिए फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला बताइए क्या था, क्या बताया था मैंने अभी, 360 डिग्री अपॉन एंगल बिटवीन द मिरर्स, कितना है एंगल बिटवीन द मिरर 70 डिग्री। तो चलिए कट करिए, कितनी इमेजेस बन रही है 35, फिर ये पॉइंट्स में आएगा आगे, ठीक है। तो पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं लेनी है हमें, ठीक है, पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं कंसिडर करेंगे हम। कितना करेंगे 5.1 आना, तो हम सिर्फ 5 कंसिडर करेंगे। तो कितनी इमेजेस बन रही है 5 क्या है ओड नंबर, तो यहाँ पे हम माइनस कुछ नहीं करेंगे, ओनली हमारा आंसर क्या होगा 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म हो रही है 5, दिस इज अवर राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 इज, अब ये एक न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट in a diamond if the refractive index of diamond with respect to vacuum is 2.5। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। वो पूछ रहा है कि जो लाइट की वेलोसिटी है डायमंड में कितनी होगी अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 2.5 है। तो इसके लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से मेज़र करते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। इस जब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक किया था मैंने आपको बताई हुई हैं सारी चीज़ें। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर ऑब्लिक स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो कौन सा मीडियम है हमने लिया हुआ है डायमंड, तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ठीक है, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से मेज़र कर रहे हैं, एन से डिनोट करते हैं एन, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हमारा फॉर्मूला बन के आ जाता है एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी। दिस इज अवर फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज पे करती हूँ, मैंने एक ब्लैंक पेज लिया हुआ है इसके लिए। चलिए फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है डायमंड का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.5,
ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है? इट इज़ ऑलवेज 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर नहीं, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वैक्यूम और एयर 1 ही कंसिडर करते हैं हम, ऑलवेज 1 ही होता है, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए ये है हमारा डायमंड, ये हमारा मीडियम 1 है और ये हमारा मीडियम 2 है, ठीक है। अब इस तरह से लाइट रे आएगी, इंसिडेंट रे आई और ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। इंसिडेंट रे आएगी तो आपको मैंने बताया है पहले भी, जब भी ये आर्क है रेयर मीडियम और ये डायमंड क्या है? डेंसर मीडियम। जब भी एयर क्या है? रेयर मीडियम और डायमंड डेंसर मीडियम है। तो जब भी लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम जाएगी तो क्या होगा? लाइट जो है बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल की ओर बेंड होगी ये। जब डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी लाइट। तो अभी क्या है, जो लाइट रे आ रही है इट बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, इस तरह से बेंड हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है इसने कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का वो है 2.5 और वाटर का ऑलवेज 1 होता है। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ये होगी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। n = c/v। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है डायमंड का। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसमें स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड हमें निकालनी है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप सॉल्व कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब v तो हमें फाइंड आउट करना है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ऑब्लिक 2.5। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम कट कर देते हैं, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, इसको मत छेड़ना। 3 × 3/2.5, तो पॉइंट हटा के आप ऊपर ले जाओ, ठीक है। पॉइंट कैंसिल हो गया, 5 5 2 5 10, 3 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 5। अब 6 को आप 6 डिवाइडेड बाई 5, 6/5.0, 5 2 10, ठीक है। 1.2, इसको सॉल्व करके क्या आया यहाँ लिख देती हूँ, v = 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी आई? 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता है जब स्पीड ऑफ लाइट जब ज़्यादा होती है वहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी और वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, और जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों ही ज़्यादा होगी। तो इस केस में देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ था? 2.5, और इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है? 1। तो जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, दोनों जो है ना एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। और यहाँ जो है स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 1.2, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, कितना है? 2.5। हमारा आंसर कितना निकला? 1.2 × 10⁸। कहाँ है हमारा? ऑप्शन नंबर ए, दिस इज़ अ राइट आंसर, 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है और स्नेल्स लॉ, ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर वो वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी ना, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, refractive index, this question is also based on refractive index. Refractive index of a material is greatest for, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और पूछा है कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, रेड लाइट का, ग्रीन लाइट का, वायलेट का, या फिर सभी कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है। आपको पता है 7 कलर्स पढ़े हैं ना आपने, विव ग्योर, वाइट लाइट इज कंसिस्ट ऑफ 7, विव ग्योर वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है रेड की, ठीक है। और वायलेट की वेवलेंथ कम होती है, लेस होती है इसकी वेवलेंथ, इसकी ज़्यादा होती है। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, जैसे रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? लेस होगा,
और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसकी वेवलेंथ कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। मीन्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो रेड की जो वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, रेड लाइट का ज़्यादा है वेवलेंथ तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा। इसने पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा किसका होगा, तो किसका होगा, वायलेट कलर का, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो हमारा आंसर क्या है, वायलेट लाइट, बैंगनी प्रकाश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। फॉर एयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इज, चलिए आप बताइए, अभी बताया था ना मैंने कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट, इट इज़ ऑलवेज रिफ्रैक्ट फॉर एयर। एयर के लिए कितना होता है, जो 1 है ना वो वैक्यूम का होता है, बट एयर को भी हम 1 ही मानते हैं, वेरी क्लोज टू 1 आर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। वैसे कितना होता है, वैक्यूम का तो 1 ही है, ठीक है, बट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो है ना दैट इज़ 1.0003, तो इट इज़ वेरी क्लोज टू 1, तो इसको भी हम इसलिए 1 ही मानते हैं। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम और एयर इसको हम 1 ही कंसिडर करते हैं, तो इट इज़ वेरी क्लोज टू 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। If the depth of water tank appears to be 10 meter, then its actual depth would be, refractive index of water is this। ठीक है, इसने पूछा है अगर वाटर टैंक जो है ना उसकी डेप्थ हमें 10 मीटर दिख रही है तो उसकी एक्चुअल डेप्थ कितनी होगी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए है पानी का कितना, 1.33। ठीक है, चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही हम फाइंड आउट करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ, फॉर्मूला पुट करेंगे, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। अब अपरेंट डेप्थ हमें दी हुई है 10 मीटर्स, रियल डेप्थ हमें नहीं पता। ठीक है, रियल डेप्थ हमें नहीं पता, बट अपरेंट डेप्थ कितनी दी हुई है, इट इज़ अपरेंट डेप्थ 10 मीटर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 मिनट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर देती हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू 10 इज इक्वल टू रियल डेप्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ वाटर का, 1.33 इंटू 10 इज इक्वल टू रियल डेप्थ आ जाएगी, और हमें रियल डेप्थ ही पूछी हुई है। ठीक है, अब चलिए वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, इसको यहाँ ले आते हैं, 1.33 इंटू 10, अब 0 को हटा दो, यहाँ पे 0, पॉइंट कैंसिल कर दिया, 2 0 नीचे आ गई, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 यहाँ लगा दो, 13.3 यहाँ लिख देती हूँ, 13.3। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे। ठीक है, 13.3 मैं पूरा डिटेल में करके बता रही हूँ, अगर कई बच्चों को नहीं, अगर मैं डायरेक्ट आंसर पे आ जाऊँगी तो आप सब बच्चे पूछेंगे मैम ये कैसे निकाला, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में कर रही हूँ। बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसे ही करना है, पूरे स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको आंसर फाइंड आउट करना है, ना कि स्टेप्स के नंबर मिलेंगे आपको, सिर्फ आंसर के नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए इन डिटेल कर रही हूँ। ऑप्शन क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, 13.3, दिस इज़ अवर राइट आंसर। उसकी जो एक्चुअल डेप्थ है दैट इज़ 13.3, बट वो हमें कैसे अपेयर हो रहा था, 10 मीटर पे अपेयर हो रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है, इट इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, ये तो पता ही है, कितनी बार पढ़ चुके हैं कनकेव, कन्वेक्स और प्लेन मिरर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29, एज वी डिक्रीज द एंगल बिटवीन टू मिरर द नंबर ऑफ इमेजेस विल बी। अभी जो कैलेडोस्कोप वाला क्वेश्चन किया ना, तो उसमें पूछा है कि जब हम उन दोनों का एंगल अगर डिक्रीज़ कर देंगे, जैसे जैसे हम एंगल को डिक्रीज़ करते जाएंगे तो नंबर ऑफ़ इमेजेस क्या करेंगी, इंक्रीज़ करेंगी या डिक्रीज़ करेंगी। तो जैसे जैसे हम एंगल को डिक्रीज़ करेंगे ना, मान लीजिए पहले 60 डिग्री था, फिर हमने 50 डिग्री किया, फिर हमने 40 डिग्री किया, तो जैसे जैसे हम एंगल को इंक्रीज़ करेंगे, एंगल को डिक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ़ इमेजेस क्या करेंगी, इंक्रीज़ करेंगी। क्या करेंगी, इंक्रीज़। चलिए देख लेते हैं कैसे। चलिए 60 डिग्री है ना, वैल्यू पुट करके देखते हैं, 360 अपॉन 60 डिग्री, इसमें कितना आ गया, 6, इवन नंबर है तो माइनस करेंगे 1 से, तो कितनी आ गई,
5। 60 डिग्री के केस में कितनी बनी? 5 इमेजेस। अब 50 डिग्री के केस में देख लेते हैं। 360 डिग्री अपॉन 50 डिग्री पॉइंट, माय गॉड 60 होना था यहाँ पे 6, ठीक है। तो कितनी में 60 से निकाला था ये 50 डिग्री। अच्छा 50 डिग्री का एंगल है ना 7.1 पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे, कितनी हुई 7। तो देखो एंगल को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, बट नंबर ऑफ इमेजेस हमारी इंक्रीज हो रही हैं। यहाँ 5 थी, यहाँ 7 हुई। अब अगर 40 से निकाल के देखोगे तो 40 में और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो 9 कितनी होगी नंबर ऑफ इमेजेस? 9, ठीक है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम एंगल को जैसे जैसे जो इनका जो एंगल है उसको कम करते जाएंगे तो नंबर ऑफ़ इमेजेस क्या करेंगी? नंबर ऑफ़ इमेजेस इंक्रीज़ करेंगी। 60 डिग्री के केस में 5 इमेजेस बन रही हैं, 50 डिग्री के केस में कितनी इमेजेस बन रही हैं? 7, और 40 डिग्री के केस में 9 इमेजेस बन रही है। तो जैसे जैसे एंगल डिक्रीज़ करोगे नंबर ऑफ़ इमेजेस क्या करेंगी? इंक्रीज़ करेंगी, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू नाउ। और जब इवन नंबर में आएगा आंसर, इवन नंबर में आएंगी ना नंबर ऑफ़ इमेजेस, तो उसको माइनस करना है 1 से। ऑड नंबर में आएंगी तो ऑड नंबर को माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, टोटल 38 क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। 30 इज इफ द लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर ऑन अ प्लेन मिरर व्हाट विल द एंगल इन विच इट विल बी रिफ्लेक्टेड। क्वेश्चन इज सेइंग कि इफ़ द लाइट फॉल्स परपेंडिकुलरली ऑन अ प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है और इस तरह से लाइट इसके परपेंडिकुलरली आ रही है इस पर, तो वो पूछ रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ कितना होगा। तो जैसे इंसिडेंस रे आई ना इस परपेंडिकुलरली, उसी रास्ते वापस चली जाएगी, ठीक है। तो एंगल कितना बनेगा? एंगल 0 डिग्री का बनेगा, ठीक है। इंसिडेंट रे आई, परपेंडिकुलर गिरी और परपेंडिकुलरली ही वो वापस इसी रास्ते चली जाएगी, तो एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये केस है, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन अ पर्सन इज मायोपिक ही शी कैन क्लियरली सी। मायोपिक पर्सन आपको बताया था, नियर साइटेडनेस को कहते हैं, नियर साइटेडनेस। जो पास की चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर देख लेता है, पर दूर की चीज़ें उसे विजिबल नहीं होती। और इसको ठीक करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कनकेव लेंस, ठीक है। जो पर्सन मायोपिक होते हैं उनको ठीक करने के वो जो अपनी ग्लासेस में कनकेव लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ही शी कैन क्लियरली सी, क्या करते हैं वो पास की चीज़ें ईजिली देख सकते हैं, दूर की चीज़ें नहीं देख सकते। सो हमारा ऑप्शन होगा बोथ नियर बाय एंड फॉर, ओनली नियर बाय, ओनली फार, नियर द ओनली नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। शी कैन सी, ही और शी कैन सी क्लियरली सी ओनली नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, केवल पास की वस्तुएं ठीक से देख पाते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 32, द डिफेक्ट ऑफ मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय, कैसे करेक्ट करेंगे अभी बताया, बाय यूजिंग कनकेव लेंस। और क्यों कर दे ये सारी चीज़ें मैं इन डिटेल पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। Question number 33. The color that is scattered the least by the tiny particles and atom molecules of the atmosphere is, कि जो ऐसा कौन सा कलर है जो सबसे कम स्कैटर्ड होता है। तो कौन सा कलर सबसे कम स्कैटर्ड होता है? जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और वेवलेंथ किसकी सबसे ज़्यादा होती है? रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये जो है लेस स्कैटर्ड करता है, ये जो है सबसे कम स्कैटर्ड करता है। इसमें हमने क्वेश्चन भी पढ़ा है कि हमें स्काई ब्लू क्यों अपेयर करता है और सनसेट और जो सनराइज़ होते हैं वो रेड अपेयर क्यों करते हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने स्कैटरिंग में किए हैं, ठीक है। तो दैट इज़ कलर लीस्ट बाय टाइनी पार्टिकल्स एंड एटम मॉलिक्यूल ऑफ द एटमॉस्फेयर ही, सबसे कम कौन सा कलर कर रहा है स्कैटर्ड? रेड कलर, लाल कलर, ठीक है। Question number 34, which of the following phenomena contribute significantly to the reddish appearance of the sun at the sunrise or sunset? किसकी वजह से? Scattering of light की वजह से। और क्यों होता है अभी बताया मैंने, सब डिटेल में हमने किया हुआ है पहले, ठीक है। वो क्लासेस आप जरूर देखें अगर नहीं देखी हैं तो। Question number 35, the human eye can focus on objects at different distance by adjusting the focal length of the eye lens. This is due to क्वेश्चन इज सेइंग कि जो हमारी आइज़ होती है ना, अगर हमें पास की चीज़ देखनी है तो हम अब हमारी आंखें बिल्कुल फैल सी जाती हैं, और अगर हमें दूर की चीज़ देखनी है तो बिल्कुल हमें एकदम से ऐसे हमारा जो आई लेंस होता है ना एकदम से पतला सा, मतलब थोड़ा सा फैल सा जाता है, एकदम पतला सा हो जाता है, मतलब बहुत दूर तक हम देख पाते हैं, ठीक है। वो क्यों देख पाते हैं हम? दिस इज़ ड्यू टू एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन किया था ना कि पास की चीज़ें देखते हैं, जब नियर ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो हमारी जो
आइज़ हैं वो जो हमारा लेंस है वो थोड़ा ब्रॉड सा हो जाता है, और जब हम दूर की चीज़ें देखते हैं तो हमारा जो लेंस है वो थोड़ा सा पतला सा हो जाता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्वेश्चन नंबर 36 इज द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। कहाँ बनती है इमेज फॉर्मेशन, कहाँ होती है? इस तरह पढ़ा था ना, आई का स्ट्रक्चर किया था ना हमने इन डिटेल, थोड़ी खतरनाक सी आई बन गई। ये कॉर्निया है, कॉर्निया से आई एंटर की लाइट एंटर करेगी, जहाँ रिफ्रैक्शन होगा, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स हियर। यहाँ पे सीलरी मसल्स थे हमारे, सीलरी मसल्स के साथ इस तरह से लेंस अटैच था, लेंस के आगे इस तरह से यहाँ प्यूपिल था, और प्यूपिल आइरिस के साथ इस तरह से अटैच था। तो इस तरह से कॉर्निया से लाइट एंटर करेगी, फिर प्यूपिल से जाएगी, पहले कॉर्निया से लाइट एंटर की, फिर प्यूपिल में गई। प्यूपिल को कौन एडजस्ट करता है? आइरिस की कितनी लाइट एंटर करेगी, कितनी नहीं करेगी, आइरिस एडजस्ट करता है प्यूपिल को। फिर वो लाइट जाके हमारे आई लेंस पे जाएगी, और आई लेंस पे फिर हमारा जो आई का लेंस होता है, बताया था ना कौन सा लेंस है, हमारी आई का कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। फिर जो आई लेंस क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, ठीक है। इस तरह से लाइट इस तरह से कन्वर्ज होगी, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगी, और इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही थी? रेटिना पे, ठीक है। रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होगी, और इस तरह फिर रेटिना जो है, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स थी, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू मैसेज जाएगा हमारे ब्रेन को, और जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो इन्वर्टेड इमेज होती है, बट ऑप्टिक नर्व माइंड को जाके बताता है और वो इमेज को सीधा देखता है, बट रेटिना पे जो इमेज फॉर्मेशन होती है ना, वो ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है। तो इस तरह से जो इमेज फॉर्मेशन होती है रेटिना पे होती है, कहाँ पे? राइट ऑप्शन है रेटिना पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर द आई लेंसेज, कि जो आई लेंस का लीस्ट डिस्टेंस है वो कितना है, मतलब कहाँ तक हम बिल्कुल साफ देख पाते हैं। हैंड को आप, हैंड का अपने आप पास लेके आओ, आग लेके आओ, आते आते देखोगे आप कहाँ तक जो है आपकी आई बिल्कुल क्लियर देख पा रही है। तो हमारी जो आँख है ना, 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक बिल्कुल क्लियर देख पाती है, ठीक है। दैट्स वाई यू कैन सी मून एंड स्टार्स ऑन द स्काई, इन द स्काई, ठीक है। मून और स्टार्स आप एकदम से क्लियर देख पाते हो ना स्काई में, क्यों देख पाते हो? क्योंकि बिकॉज ऑफ योर डिस्टिंक्ट विजन। तो कितना है हमारा आई का डिस्टिंक्ट विजन? 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक। तो वो आंसर कितना होगा? 25 सेंटी। लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन जो है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। 38 question, this is our last question of today, and question is, if the object is placed between infinity and optical center, ये रे डायग्राम वाला क्वेश्चन है, optical center O of the concave lens, how will image be formed after refraction? इसमें पूछा है अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ। चलिए पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन है कनकेव लेंस का, तो आप कनकेव लेंस ड्रॉ कर, कनकेव लेंस इस तरह से, ठीक है। कनकेव लेंस ड्रॉ कर लिया हमने। अब चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये कनकेव लेंस है हमारा, इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, सेंटर इज ऑप्टिकल सेंटर, और इसका फोकस F1 और इसका डबल 2F1, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दिस साइड F2 एंड देन 2F2, ठीक है। तो कनकेव लेंस में हमें पता है कि जो अब क्या कह रहा है, कनकेव ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो, कहीं भी प्लेस करें। मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन कैसे आएगी? पहले रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रही है, पैरेलली आएगी, एंड देन पैरेलली आई, ठीक है। फोकस से होके इस तरह से क्रॉस करके इस तरह से जाएगी, और ये जो लाइट है क्रॉस करके नहीं जाएगी, बेंड हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। वाई? क्योंकि जो कनकेव लेंस होता है इसका कन्वर्जिंग नेचर होता है, ठीक है, सॉरी डाइवर्जिंग नेचर होता है, लाइट को डाइवर्ट कर देता है, ठीक है। इस तरह से लाइट रे आई और इस तरह से डाइवर्ट होके दे मीट एट फोकस, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है? इमेज फॉर्मेशन इज एट, इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है? इस तरह रिफ्रैक्ट हो गए, इस तरह वापस फोकस पे ही इमेज फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो और कैसी इमेज फॉर्मेशन होगी? दैट इज डिमिनिश्ड और
इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है, डिमिनिश्ड और इन्वर्टेड इमेज बनेगी इस पर, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन इसने पूछा कैसी है, डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज है, सेम साइज है, एनलार्ज्ड है, तो डिमिनिश्ड इमेज बनेगी एंड इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनेगी। अगर स्क्रीन की दूसरी साइड इमेज बनती है तो वर्चुअल, और सेम साइड पे बनती है तो रियल इमेज, ठीक है। इन जो कनकेव मिरर और लेंस, इनकी रे डायग्राम्स हमने डिटेल में की हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस एक बार देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी सारी वीडियोस। इसमें हम दोनों केसेस में 8 रे डायग्राम्स की हैं, कनकेव मिरर की, कनकेव कन्वेक्स की भी, और कनकेव मिरर के केस में भी और लेंस के केस में भी, ठीक है। 8 इसकी की हैं, 8 इसकी की हैं, ठीक है। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन रह गया हो, तो मैं वो क्वेश्चन फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। और ये मिरर वाले क्वेश्चन, ये जो रे डायग्राम्स वाले क्वेश्चन है, ये मैंने काफ़ी अच्छे से समझाए हुए हैं, तो वो वीडियोस आप ज़रूर देखें एक बारी, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सीरीज, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए ना हमारे साइंस सीरीज़ के। एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दूसरा लाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर, 3rd चैप्टर देख लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कर लेंगे। एक बच्चे ने कहा है मैम इलेक्ट्रिसिटी करवा दीजिए, तो वो कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा करना चाहते हैं वो आप बता देना। प्लस सीटेट के लिए जो सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम लेके आ रही हूँ फर्स्ट, अलॉन्ग विद देयर क्वेश्चन। जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए ना डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे सीटेट में भी। और ये साइंस सीरीज़ तो हमारी चली थी, इसमें भी हम सारे इन डिटेल कर रहे हैं कवर, जो सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। ये नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल आरबी कौशल अकेडमी पे, तो ये चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।